मैजिकल चिकन मशीन। सारंगपुर नाम के गांव में एक चिकन की दुकान थी। उसका मालिक था देवानंद। उसके बेटे का नाम था लड्डू। वो बहुत लालची था। उसके पास यदि कोई गरीब भीख मांगने आता तो उसे गाली देकर भगा देता था। उसके पिताजी जो चिकन देते थे उन्हें साइकिल में लादकर ढाबा में जाकर सप्लाई करता था। फिर उसके बदले में उनसे पैसे ले लेता था। वहाँ तैयार होने वाले चिकन कबाब, ग्रिल चिकन, तंदूरी चिकन सब देखता रहता था। ये देखकर एक ढाबे का मालिक, क्यों भाई लड्डू, ये क्या तुम हर रोज इन्हें ताकते रहते हो? खाने का दिल कर रहा है क्या? अरे भाई तुम्हें जो पसंद हो खा लो, मैं पैसे खाते में लिख लूंगा। एकदम सिंपल है। अरे इन्हें खाने के लिए मैं इन्हें नहीं देख रहा हूँ। आप हमसे 180 रुपए केजी के हिसाब से चिकन खरीदते हो, लेकिन उसमें मसाला, तेल वगैरह डालकर आप उसे 3 गुना दाम में बेचते हैं। इस तरह आप बहुत पैसे कमा रहे हैं। आपका काम अच्छा है। अरे बेटा लड्डू, हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं। तेल, घी, मसाला, चूल्हा, ये सब मुफ्त में नहीं आता है ना बेटा। काम करने वालों का तनख्वाह, ये ढाबे का किराया, ये सब भी तो देना पड़ता है बेटा। वो सब पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे जो भी कोई काम करता है उसमें नफा नुकसान सब होता है बेटा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब नजदीक जाओगे तब उसका असली रूप पता चलेगा। कहकर वहाँ से चला गया। ये क्या, जिस किसी से पूछो सब यही कहते हैं कि हमारा ज्यादा मुनाफा नहीं है। मैं इनके बातों पर यकीन नहीं करने वाला। 1 किलो चिकन 180 रुपए में खरीदते हैं और 500 रुपए कमाते हैं। मैं भी अगर एक ढाबा खोल लूं तो खूब पैसे कमा सकता हूँ। वो हर रोज ढाबे का जो कूड़ा करकट था सब लाकर गांव के बाहर एक कूड़ेदान में फेंकता था। एक दिन उसे उस कूड़ेदान में एक मशीन दिखाई दिया। अरे ये क्या है, बड़ा अजीब मशीन है, कल तो यहाँ पर नहीं था। वैसे ये मशीन क्या काम करता होगा, यूं सोच रहा था। बेटा लड्डू, मैं एक जादुई मशीन हूँ। मुझे लोगों की सहायता करने के लिए बनाया गया है। अगर तुम मेरे मशीन में चिकन डालोगे तो उसमें से चिकन कबाब, चिकन तंदूरी, ग्रिल चिकन और कई चिकन के आइटम बाहर निकलेंगे। लेकिन वो सब आइटम गरीबों की भूख मिटाने के लिए ही इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तभी मुझे यहाँ से ले जाओ। माय डियर मैजिकल मशीन, अरे मैं तो पैदा हुआ ही इसीलिए था कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। मैंने तो अपना जिंदगी गरीबों के लिए समर्पित कर दिया है। आप मेरा यकीन करो, अगर गरीबों की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूंगा भला। मैं तुम्हें ले जाऊंगा और गरीबों की भूख मिटाऊंगा। इस तरह लड्डू वो मशीन ले गया और एक ढाबा खोला। वो मशीन में कच्चा चिकन डालता था। बस उसमें से चिकन कबाब, ग्रिल्ड चिकन, तंदूरी चिकन और ना जाने कितने किस्म के चिकन के आइटम्स बाहर निकलते थे। उसे ढाबा में सर्व करता था। उसे खाकर लोग बहुत खुश होते थे। लड्डू बेटा, ये ग्रिल चिकन इतना स्वादिष्ट है, मैं कुछ बता नहीं सकती। इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया बेटा। तुम्हारा ढाबा नया है तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये ढाबा कैसा होगा, स्वाद होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ आकर खाकर देखा तो वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अब सब गांव वालों को इस ढाबे के बारे में बताना ही होगा। यूं धीरे धीरे वहाँ भीड़ होने लगी। हर रोज वो कच्चा चिकन उस मशीन में डालता था और उस मशीन से अलग अलग किस्म के चिकन आइटम्स बाहर निकलते थे। उन्हें खाकर सब कस्टमर बहुत खुश होते थे। यूं उसने खूब पैसे कमाए। एक दिन ढाबे के पास आए कुछ गरीब लड़कों से, क्यों रे कमबख्तो, अरे तुम्हें भीख मांगने के लिए मेरा ही ढाबा मिला था क्या? कमीनो, अरे तुम्हारी शक्ल देखूं तो उल्टी आती है। अरे मेरे ग्राहकों ने तुम लोगों को देख लिया तो वो यहाँ खाना बंद कर देंगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से कमीनो, कहकर डांटा। ये सब बातें मशीन को सुनाई दी।
एक दिन एक पहलवान अपने चमचों के साथ ढाबे में पहुंचा। क्यों रे लड्डू, सुना है तुम्हारे चिकन बहुत जबरदस्त है। अरे गांव वाले तुम्हारे चिकन की खूब तारीफ कर रहे हैं। जरा मुझे और मेरे चेलों को अच्छी चिकन देना, हम भी स्वाद चखते हैं। तब लड्डू ने तुरंत कच्चा चिकन मशीन में डाला। उनमें से कई किस्म के चिकन आइटम बाहर निकलने लगे। उन्हें लाकर उसने पहलवान के सामने रखा। पहलवान और उसके चमचे उसे खाने लगे। रात, ये क्या, गोबर की बू आ रही है, ना मिर्ची है ना नमक है, ये क्या है ये? वो कमबख्त कौन है जिसने कहा था कि इस ढाबे में खाना स्वादिष्ट है? ये क्या दादा, आप कैसे जगह लेके आ गए? इसमें तो गोबर की बू आती है। चाहो तो आप ही सूंघ कर देख लो। कहकर एक चिकन के टुकड़े को पहलवान के नाक के पास ले आया। उसे सूंघ कर पहलवान को बहुत गुस्सा आया। याक, ये तो गोबर की बू आ रही है। अरे इसे सबक सिखाना ही होगा। यूं कहकर सब ने मिलकर उसे खूब मारा। अरे बाप रे, मुझे ना मारो, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, कहकर गिड़गिड़ाने लगा। वे सब गुस्से में वहां से चले गए। क्यों रे लड्डू, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या किया? तुम जैसे गधों के पास मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद किसी बावर्ची को रख लोगे? अरे कोई जितना भी मर्जी बढ़िया खाना बनाए, यहाँ ढाबा नहीं चलेगा। तुमने ढाबे के लिए जो पैसे खर्च किए हैं सब पानी में बह गए समझो। तुम जैसों के लिए यही सजा है। कम से कम अब से ईमानदारी की जिंदगी जियो। कहकर वो मशीन गायब हो गई। लड्डू सिर पीटता रह गया। गरीब वर्सेस अमीर की बीमारी। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था सत्येंद्र। उसका इकलौता बेटा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ विदेश से लौटकर अपने पिताजी का व्यापार में हाथ बटाने लगा। सत्येंद्र के घर में कई सालों से देवेंद्र नाम का व्यक्ति काम करता था। वो सत्येंद्र के निजी जरूरतों का ख्याल रखता था। देवीलाल का परिवार सत्येंद्र के घर के सामने ही एक झोपड़ी में रहता था। जब भी मौका मिलता देवीलाल सत्येंद्र से, साहब आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि सिद्धार्थ बाबा आपके बेटे बनकर पैदा हुए हैं। सिद्धार्थ बाबा को देखकर बहुत गर्व महसूस होता है सर। वो विदेश में एमबीए जैसे ऊंची पढ़ाई करके आए हैं और आपके बिजनेस में मदद कर रहे हैं। और मेरा एक बेटा है संजय, निकम्मा, नाकारा, ना पढ़ाई है ना ही कोई काम। उसे जबरदस्ती कहीं पर नौकरी पर रखा तो 2 महीने से ज्यादा वहाँ नहीं टिकता। ये पता नहीं वो कैसे जिएगा, कल क्या हाल होगा उसका, कुछ समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तुम चिंता ना करो, जब वक्त आएगा तो उसकी कीमत तुम्हें पता चलेगा देवेंद्र। एक दिन अचानक सत्येंद्र अपने घर में गश खाकर गिर गया। देवीलाल ने तुरंत दफ्तर में बैठे सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ ने तुरंत अस्पताल को फोन किया। आप तुरंत मेरे घर एक एम्बुलेंस भेजें, पैसे चाहे कितना भी खर्च हो, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, पर मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मेरा एक अर्जेंट मीटिंग है। अस्पताल से एक एम्बुलेंस फौरन गया और सत्येंद्र के घर पहुंचा। 2 डॉक्टर और 2 नर्स ने सत्येंद्र को व्हीलचेयर में बिठाया और उसे एम्बुलेंस तक ले गए। एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। 10 दिनों बाद एम्बुलेंस फिर से घर लौटा। सत्येंद्र के साथ 2 नर्स भी आए। वे दोनों नर्स 24 घंटे सत्येंद्र के पास रहते थे और उनका खाना, दवाई वगैरह का ख्याल रखते थे। एक दिन देवीलाल सिद्धार्थ के पास गया और, बेटे आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं। तब सिद्धार्थ फोन पर बात करते हुए, ठीक है तुम जाओ, ऐसा कहा और मोबाइल को देखते हुए सत्येंद्र के कमरे में गया। क्यों डैड, आपने बुलाया था? बिजनेस के बारे में कुछ बात करना है क्या? नहीं बेटे, मैं 10 दिन अस्पताल में था और कल ही लौटा हूँ, पर तुम एक दिन भी मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आए। अब घर लौटने के बाद भी एक बार भी तुमने आकर ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। कम ऑन डैड, पूरे अस्पताल का प्रबंध मैंने ही तो किया था आपके लिए। मैंने डॉक्टर और नर्स से कहा था कि आपका ख्याल रखें। मैं आकर क्या करता? घर पर भी आपके लिए 2 नर्स का इंतजाम किया है मैंने, और देवीलाल भी है। अब अगर मैं नहीं मिला आपसे तो क्या आपकी बीमारी कम नहीं होगी? कल मेरा इन्वेस्टर से मीटिंग है, मुझे प्रिपेयर होना है। बाय डैड, कहकर वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर देवीलाल चौंक गया। 2 महीने बाद सत्येंद्र पूरी तरह से ठीक हो गया।
कुछ दिनों बाद देवीलाल अपनी झोपड़ी में था कि उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई। देवीलाल की पत्नी राधा ने तुरंत संजय को फोन किया। संजय दूसरे गांव जाने के लिए तभी बस चढ़ा था। माँ के फोन आते ही वो तुरंत बस से उतरा और जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ा। संजय ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। काफी देर होने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। लगता है कि ये एम्बुलेंस अभी जल्दी नहीं आएगा। चलो पिताजी को अस्पताल ले चलते हैं। तुम कुछ कपड़े बांध लो। कैसे ले जाएंगे बेटे? संजय ने देवीलाल को अपने कंधों पर उठाया जैसे छोटे बच्चों को उठाते हैं, और राधा एक बैग में कुछ कपड़े लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों मिलकर उसे सरकारी अस्पताल ले गए जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर था। वहां वो आधा घंटा लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरा, तब अस्पताल में उनका दाखिला हुआ। 2 घंटे बाद डॉक्टर आया और पैर की हड्डी टूट गई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, खून का इंतजाम करें। कहकर चला गया। संजय ने देवीलाल को अपना खून दिया। अगले दिन देवीलाल का सर्जरी हुआ। 3 दिनों बाद देवीलाल को डिस्चार्ज करते हुए इन्हें 2 महीने की बेड रेस्ट की जरूरत है, इनका ध्यान रखिएगा। तब संजय और राधा ऑटो में देवीलाल को घर ले आए। ऑटो से उतरते ही संजय ने देवीलाल को उठाया और घर के अंदर ले गया। सत्येंद्र ये सब देख रहा था। 2 महीने तक संजय अपने पिताजी के पास ही था और उनकी सेवा कर रहा था। सही वक्त पर खाना खिलाना, दवाई देना वगैरह देख रहा था। संजय की सेवा के कारण देवीलाल बहुत जल्दी ठीक हो गया और चलने लगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद देवीलाल सत्येंद्र के घर गया। क्यों देवीलाल, तुम हमेशा शिकायत करते रहते थे कि संजय कोई काम नहीं करता, कुछ काम का नहीं है। जो कुछ हुआ मैंने सब जान लिया है। मैंने देखा कि संजय किस तरह तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम हमेशा सिद्धार्थ को देखकर बड़े खुश होते थे। विदेशों में पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके बिजनेस चलाने से बेटे बड़े नहीं बन जाते देवीलाल। होनहार बच्चे तो वो हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें। वो तुम्हारा बेटा संजय ने सिद्ध कर दिया है। तुम अपने बेटे से कहो कि एक बार आकर मुझसे कल मिले। अगले दिन देवीलाल और संजय सत्येंद्र के पास गए। सत्येंद्र संजय से, क्यों संजय, तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं कि तुम किसी भी काम पर 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकते, क्या समस्या है? सर, मुझे ये पढ़ाई नौकरी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। मैं अपना एक फूड ट्रक चलाना चाहता हूँ सर। उसके लिए लोन का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम्हें बैंक लोन के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे फूड ट्रक के लिए कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं देता हूँ। देवीलाल बहुत खुश हुआ। संजय ने सत्येंद्र के दिए हुए पैसों के साथ एक फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया। वो काफी सक्सेसफुल हो गया। बहुत जल्द संजय ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया। वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखने लगा। उसी तरह जब भी सत्येंद्र को कोई जरूरत होती तो संजय जाकर उनकी मदद करता।